तो पिछले वीडियो में हमने नासा द्वार और नासा गुहा, ये दो जो श्वसन अंग है इनके बारे में पढ़ लिया है। नासा द्वार और नासा गुहा, मनुष्य में जो एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं जो अंदर की ओर नासा गुहा में खुलते हैं। नासा गुहा में रोम पाए जाते हैं जो कि वायु को छाड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो नासा मार्ग है उसमें नेजल, निसल, प्रोमैक्सिला, मैक्सिला, एंथेनोइड और ये सभी अस्थियां हैं वो पाई जाती है। अब जो अपना अगला भाग है वो है ग्रसनी व कंठ। ये पहले भाग हो गए, ये है अपना दूसरा भाग ग्रसनी और कंठ। ठीक है, तो आगे अपने है ग्रसनी, नासा ग्रसनी व कंठ। नासा ग्रसनी व कंठ। नासा गुहा नासा ग्रसनी में खुलती है, यानी जो नाक की जो गुहा है अंदर की ओर वो आगे जाकर मुख गुहा है उसके आगे की ओर खुलेगी, मुख में अंदर की ओर, जिसे बोलते हैं ग्रसनी। जिसे क्या बोला जाता है? ग्रसनी। हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था कि ग्रसनी है वो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का सम्मिलित अंग है, यानी दोनों में ही आता है। तो ग्रसनी पाचन तंत्र में भी है और श्वसन तंत्र में भी है। इसके पीछे कंठ होते हैं और ग्रसनी के पीछे आगे की ओर क्या होंगे? कंठ होंगे। कंठ श्वास नली से जुड़े होते हैं और कंठ जुड़े होते हैं श्वास नली से। ठीक है, कंठ में एक स्वर यंत्र पाया जाता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जो हम आवाज़, अपनी जो आवाज़ है वो स्वर यंत्र के कारण आती है। जब वायु स्वर यंत्र से होकर गुजरती है तब वो ध्वनि में बदल जाती है। ठीक है, तो ये नासा गुहा व कंठ में क्या है? नासा गुहा नासा ग्रसनी में खुलती है, नासा गुहा नासा ग्रसनी में खुलती है। इसके पीछे कंठ होते हैं। कंठ श्वास नली से जुड़े होते हैं। कंठ श्वास नली से जुड़े होते हैं। कंठ एक त्रिभुजाकार संरचना होती है। कंठ एक त्रिभुजाकार संरचना होती है। इसमें औटु, मुद्रिका, दर्विकाभ एवं एपिग्लोस्टिक अस्थियां होती है। ये कंठ में पाई जाने वाली अस्थियों के नाम हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, कंठ में स्वर यंत्र भी उपस्थित होता है। कंठ के छिद्र को घाटी कहते हैं। ठीक है, कंठ में क्या पाया जाता है? स्वर यंत्र। स्वर यंत्र क्या है? अभी बताया था आपको कि ये ध्वनि उत्पन्न होने का केंद्र है। यहाँ से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। जब हम कुछ भी बोलते हैं तो वायु है वो शरीर के अंदर से बाहर की ओर निकलती है। बोलने पर वायु अंदर से किधर की ओर निकलेगी? बाहर की ओर। और जब ये वायु कंठ में से होकर गुजरती है, तो कंठ के स्वर यंत्र में से होकर गुजरती है, तब ध्वनि का उत्पन्न होता है। तो ये अपने दूसरा पॉइंट हो गया श्वसन तंत्र का, कंठ ग्रसनी और कंठ, नासा ग्रसनी और कंठ। अब अगला पॉइंट है वो है श्वास नली व श्वसनिया। अगला पॉइंट है श्वास नली व श्वसनिया। श्वास नली की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। मनुष्य की जो श्वास नली है वो लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। श्वास नली लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। यानी यहाँ से देखो कि ऊपर की ओर तो यहाँ पर कंठ पाए जाएंगे, लगभग त्रिभुजाकार रचना इस प्रकार से होगी। ठीक है, कंठ है, फिर वो नीचे की ओर इस प्रकार से एक ऊपर ग्रसनी, फिर कंठ, कंठ से नीचे की ओर क्या जाएगी? श्वास नली। श्वास नली लगभग कितनी लंबी होगी? 12 सेंटीमीटर लंबी होगी। तो इस प्रकार से ये 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। ठीक है, कंठ है, इसमें एक छिद्र पाया जाता है। इसके छिद्र को घाटी कहते हैं, हमने पढ़ा था। ये रहा, कंठ के छिद्र को घाटी कहते हैं। तो ये यहाँ पर एक छिद्र हो गया, इस छिद्र का नाम क्या होता है?
घाटी। कंठ के छिद्र का नाम हो गया घाटी। ठीक है, इसमें आगे देखो, श्वास नली की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। यह आगे दो श्वसनियों में बंट जाती है। यह आगे दो श्वसनियों में बंट जाती है। श्वास नली व श्वसनी को एक सी आकार की उपास्थि सहारा प्रदान करती है। ठीक है, अब ये आगे क्या पढ़ा हमने, ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी नलिकाएं होगी। ठीक है, इसका नाम क्या है, श्वास नली। अब आगे पढ़ा, श्वास नली है वो आगे दो श्वसनियों में बंट जाती है, तो ये श्वास नली है। जब ये श्वास नली हमारी वक्ष गुहा में पहुंचती है, यानी दोनों फेफड़ों के बीच में पहुंचती है, तो वक्ष गुहा में पहुंचते ही श्वास नली ये दो भागों में बंट जाएगी। यहाँ से तो एक भाग है वो तो दाएं फेफड़े में चला जाएगा और एक भाग है वो बाएं फेफड़े में चला जाएगा। तो श्वास नली दो भागों में बंट गई। अब इन दोनों भागों का नाम हो गया श्वसनी, यानी श्वास नली है वो किस में बंट जाती है, श्वसनी में बंट जाती है। ठीक है, बाईं तरफ है बाईं श्वसनी हो जाएगी और दाईं तरफ है वो दाईं श्वसनी हो जाएगी। बाईं श्वसनी बाएं फेफड़ों में जाती है, दाईं श्वसनी दाएं फेफड़ों में जाती है। ठीक है, और क्या पढ़ा था, श्वास नली व श्वसनी को एक सी आकार की उपास्थि सहारा प्रदान करती है। तो हमारे कंठ के नीचे की ओर, ठीक है, जो श्वास नली है यहाँ पर इस प्रकार से श्वास नली पर सी आकार की अस्थियां हैं वो इसके ऊपर पाई जाती है। ये सी आकार की अस्थि है, ये श्वास नली को, आप जो श्वास नली की दोनों भित्तियां हैं इन दोनों भित्तियों को आपस में चिपकने नहीं देती है। ठीक है, ये इसको बांधे हुए रखती है ताकि ये श्वास नली की भित्ति है वो आपस में चिपक ना जाए। ठीक है, अगर श्वास नली की भित्ति आपस में चिपक जाएगी तो श्वास लेने में कठिनाई उत्पन्न होगी और श्वास नहीं लेने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो श्वास नली को चिपकने से रोकने का कार्य ये सी आकार की अस्थियां हैं जो श्वास नली के ऊपर लगी हुई होती है वो करती है। ये हो गई सी आकार की अस्थियां। इसके बाद में आगे जो अगला पॉइंट है अपना वो आएगा फेफड़े। तो फेफड़े हैं, फेफड़े वक्ष गुहा में हृदय के पास में पाए जाते हैं। ठीक है, दायां जो फेफड़ा है, दायां फेफड़ा 3 तथा बायां फेफड़ा है वो 2 पालियों में बंटा होता है। ठीक है, अच्छे से समझो। अपना वक्ष गुहा यानी शरीर के जो अपनी छाती है उसके बीच का भाग वक्ष गुहा में ये हृदय है, उसके पास में फेफड़े पाए जाएंगे। अब ये श्वास नली किसमें बंटी, श्वसनी में। श्वसनी 2 भागों में बंट गई। अब जो इधर वाला भाग है ये, ठीक है, जो बाईं साइड में भाग है वो तो जाएगा बाएं फेफड़े में। यहाँ पर ये फेफड़े हैं, जो बायां फेफड़ा है ये 3 पालियों में बंटा रहता है, यानी इसके इस प्रकार से 3 भाग होते हैं, 1 2 और 3। दायां फेफड़ा है इसके 2 ही भाग होते हैं। दायां फेफड़ा 2 भागों में बंटा रहता है, 2 पालियों में बंटा रहता है, और बायां फेफड़ा है वो 3 पालियों में बंटा रहता है। ठीक है, फेफड़ों को 2 फुफ्फुसावरण घेरे रहते हैं। तो फेफड़े हैं, इसके चारों ओर आवरण पाया जाता है इस प्रकार से। फेफड़ों के चारों ओर आवरण
पाया जाता है। ठीक है, इस आवरण को कहा जाता है फुफ्फुसावरण। फुफ्फुसावरण कहा जाता है, यानी फेफड़ों के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? फुफ्फुसावरण। इन आवरण के मध्य तरल भरा रहता है तथा दोनों आवरणों के मध्य कोटर में कोई वायु नहीं होती है। ये कोटर फेफड़ों को चिपकने से बचाते हैं। ठीक है, यानी इनके अंदर एक तरल द्रव्य है वो पाया जाएगा, इनके अंदर वायु नहीं होती है। अगर इनके अंदर वायु हो तो वायु से सिकुड़ने और फैलने के कारण ये आपस में चिपक जाएंगे दोनों। ठीक है, अब आगे की ओर देखो, जो श्वसनीय है फेफड़ों में प्रवेश करती है, श्वसनीय है ये फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद में और भागों में बंट जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये अनेक और भागों में बंट जाएगी। जो और भाग है प्रत्येक, ये भाग लास्ट में जाकर वायु कुपिकाओं में खुलते हैं। ये भाग लास्ट में जाकर वायु कुपिकाओं में खुलते हैं। ठीक है, तो इन फेफड़ों के अंदर इस प्रकार से जो वृक्षों की जड़ होती है उसके जड़ के समान जो संरचनाएं हैं वो पाई जाती है। पहले श्वसनीय आई थी अंदर, फिर श्वसनीय प्रारंभिक श्वसनीय में बंट जाएगी, फिर प्रारंभिक श्वसनीय वो द्वितीयक श्वसनीय में बंट जाएगी, द्वितीयक श्वसनीय है वो तृतीयक श्वसनीय में बंट जाएगी, फिर आगे चलकर ये लास्ट में अंतिम रूप से छोटी छोटी वायु कुपिकाओं में खुलेगी। वायु कुपिकाएं ये अंतिम रूप से किसमें खुलेगी? वायु कुपिकाओं में। ठीक है, ये सी आकार की अस्थि, सी आकार की अस्थि। ये हो गया दायां फेफड़ा, ये बायां फेफड़ा, ये दायां, ये बायां। तो यहाँ तक देख लिया था श्वास नली और श्वसनीय। इसके बाद में ये मानव के श्वसन तंत्र का डायग्राम हो गया। ऊपर ही ऊपर घाटी, फिर नीचे श्वास नली। श्वास नली दो भागों में बंट जाती है जिनको श्वसनीय कहते हैं। फिर श्वसनीय है वो प्रारंभिक श्वसनीय में, प्रारंभिक श्वसनीय वो द्वितीयक श्वसनीय में, ठीक है, द्वितीयक श्वसनीय तृतीयक श्वसनीय में, फिर ये श्वसनिकाएं में, और लास्ट में ये किस में खुलेगी? वायु कुपिकाओं में खुलेगी। ठीक है, जो फेफड़े हैं उनके चारों ओर आवरण पाया जाता है, इस आवरण को फुफ्फुसावरण कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में देखो। फेफड़े वक्ष गुहा में हृदय के पास दो फेफड़े पाए जाते हैं। दायां फेफड़ा 3 तथा बायां फेफड़ा 2 पालियों से निर्मित होता है। फेफड़े को 2 उपसावरण घेरे रहते हैं। इन आवरण के मध्य तरल भरा रहता है तथा दोनों आवरणों के मध्य कोटर में कोई वायु नहीं होती है। यह कोटर फेफड़ों को चिपकने से बचाता है। अगर इनमें वायु प्रवेश कर जाती है तो
अगर इनमें वायु प्रवेश कर जाती है तो दोनों फेफड़े आपस में चिपक जाते हैं। प्रत्येक फेफड़े में एक श्वसनी प्रवेश करती है। यह अंदर उपविभाजित होकर क्रमशः प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, ठीक है, फिर तृतीयक श्वसनी आ जाएगी, फिर श्वसनी आ जाएगी। ये बनाती है जो आगे चलकर वायु कूपिकाएं बनाती है। ठीक है, प्रत्येक वायु कूपिका सूक्ष्म प्याले समान संरचना होती है जिनका व्यास 0.2 mm होता है। इसमें रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है जिसमें रुधिर सतत रूप से बहता रहता है। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम पढ़ा था। अब इस डायग्राम में ये श्वसनी है वो आगे प्राथमिक श्वसनी में, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी में, फिर श्वसनियाँ है वो अंतिम रूप से वायु कूपिकाओं में खुल जाती है। अब प्रत्येक जो वायु कूपिका है ये आगे रक्त वाहिनियों में खुलती है, ये आगे खुलेगी रक्त वाहिनियों में। तो यहाँ वायु है, ऑक्सीजन है वो इस मार्ग से अंदर आती है। यानी पहले नासा गुहा पड़ा था, नासा द्वार पड़ा था, तो नासा द्वार में आ गई, फिर नासा द्वार से नासा गुहा में, नासा गुहा से ग्रसनी में, ग्रसनी से कंठ में, कंठ से श्वास नली में, श्वास नली से वायु है वो श्वसनिया में जाएगी, श्वसनियों से प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और श्वास श्वसनिकाओं में जाएगी। श्वसनिकाओं से वायु है वो वायु कूपिकाओं में आएगी। वायु कूपिकाएं हैं वो खुलती है रक्त वाहिनियों में, वहाँ से वायु है वो चली जाएगी रक्त वाहिनियों में। और रक्त है वो पूरे शरीर में परिसंचरण करता रहता है और पूरे शरीर में परिसंचरण करते हुए रक्त पूरी जो वायु है उसको शरीर की हर एक कोशिका में पहुंचा देता है। शरीर की हर एक कोशिका में पचित भोज्य पदार्थ भी होता है। यह वायु है उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन है वही ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन उस पचित भोज्य पदार्थ से क्रिया करती है और पचित भोज्य पदार्थ से क्रिया करके ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड है वह वापस रक्त में प्रवाहित कर दी जाती है और रक्त है उससे कार्बन डाइऑक्साइड वायु कूपिकाओं में आ जाएगी। वायु कूपिकाओं से श्वसनिका में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, फिर इससे द्वितीयक श्वसनी, प्रारंभिक श्वसनी, फिर श्वसनिया, श्वास नली, कंठ और नासा द्वार से होती हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर से बाहर त्याग दी जाती है।